उत्तर बिहार की नदियों का कहर लगातार जारी है। नदी की जो तेज धारा है वो गांव को लील लेने पर आमादा है। किनारों पर कटाव तेज होता जा रहा है। मजबूरी में गांव वाले अपने ही आशियाने पर हथौड़ा चला रहे हैं। कहीं गांव के गांव बाढ़ की बर्बादी झेल रहे हैं। देखिए दर्द और बेबसी की कहानियां हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो बाढ़ हर बार तबाही के कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जो प्रभावितों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन जाता है। पूर्णिया में गंडक नदी ने पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही तबाही मचाई है। नदी की तेज धारा के खौफ से लोग अब अपना सब कुछ छोड़कर पीछे हटते जा रहे हैं, लेकिन गंडक की तेज धारा किनारों का कटाव कर उनका पीछा कर रही है। मजबूरी में लोगों को खुद अपने बनाए आशियाने पर हथौड़ा चलाना पड़ रहा है। पलायन की तो अनगिनत तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अपने आशियाने को अगर खुद तोड़ना पड़े तो समझ लीजिए जान पर बनाई है। वरना कौन जिंदगी भर की कमाई से बनाए अपने आशियाने पर इस कदर बेरहमी से हथौड़ा चलाता है। कनकई नदी पूर्णिया के बायसी के नगरा टोला के लोगों को सता रही है। लोग नदी की तेज धार से बचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा। मैं अभी मौजूद हूं अमौर प्रखंड के नगरा टोला में, और ये वही नगरा टोला है जहां पे कि पिछले साल एक प्राथमिक विद्यालय कटकर कनकई नदी में विलीन हो गई थी। और ये कनकई नदी है। अब देख सकते हैं कि ये घर के जस्ट बगल में 10 मीटर बगल में ये कनकई नदी है जो हर साल कहर बरपाती है, और जिस कारण से यहाँ के लोग अपना घर तोड़ के सुरक्षित स्थलों पे पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बरसात के मौसम में इस बार फिर कनकई नदी का कटाव शुरू हो गया है, लिहाजा कई जगहों से लोग अपना आशियाना तोड़कर पलायन कर रहे हैं। अपने ही पक्के मकान को हथौड़े और कुल्हाड़ी से तोड़ रहे हैं। क्या करें, अगर नहीं तोड़ा तो नदी लील जाएगी, इसलिए जो कुछ बच सकता है बचाने की कोशिश है। लेकिन अपने आशियाने को इस कदर खुद तोड़ने का दर्द क्या होता है, कोई इनसे पूछे। घर नहीं तोड़िएगा तो उस टाइम में ऐसा होता है कि जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इंसान सामान संभाले कि अपनी जान बचाए। बाल बच्चा के साथ रहना यहाँ बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ऐसा वक्त होता है इसका ये कटाव जब होता है यहाँ पे, और ऐसा कहर होता है इस नदी में, ऐसा लगता है जैसे कि कोई सुनामी आ गया हो यहाँ पे। तो कितने लोग घर तोड़ के यहाँ से पलायन किए हैं? यहाँ से तो कम 100-150 लोग अभी अलग अलग हो गए हैं जो मतलब बह गए पिछले साल, वो कहीं अमौर चले गए हैं। कुछ लोग जा रहे हैं अभी इसी घर को देख रहे हैं आप, ये भी घर तोड़ करके कहीं और जगह जा रहे हैं ऊंची जगह पे। हाँ, अपने हाथों से बनाए थे। तो क्यों तोड़ रहे हैं? नदी आ गया बगल में, इसीलिए तोड़ रहे हैं कि परेशानी उस टाइम हो जाएगा। और हाँ, हर साल बस इसका यही काम है, जो नदी बगल में आता है और जो हम लोगों को परेशानी हो जाता है घर तोड़ लेते हैं। बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक की आंखों में अनजाना दहशत है। न जाने कब कनकई नदी प्रलय लेकर आए और इनके घरों को समेट ले जाए। मजबूरी ऐसी है कि नदी किनारे खुले में जैसे तैसे शेड डालकर खाना बनाने का इंतजाम किया गया है। बहुत बुरा हालत से तो कैसा नहीं, घर द्वार थोड़ी का लद्दी पानी आबी से रह नहीं जी छी। तो कैसे रहते हैं बच्चों को लेके? रोड पर प्लास्टिक देकर। प्रशासन की तरफ से कभी खोज नहीं है? नहीं, कोई खोज खबर नहीं है। नहीं, 3 साल कहाँ कुछ खबर। कब से ये नदी कट रहा है? 17 से। पहले कितना दूर था नदी? बहुत दूर था। तो बहुत दूर से कट के यहाँ आ गया। हाँ। तो हर साल यही हालत होता है? हाँ, हर साल। कनकई नदी का यह कहर आज कोई नया नहीं है। इससे पहले कनकई नदी ने नगरा टोला गांव में 2017 और 2020 में भारी तबाही मचाई थी। गांव के प्राथमिक स्कूल समेत करीब 70 घर कटकर नदी में समा गए थे। इस बार कनकई नदी घर के नजदीक आ गई है। सैलाब और कटाव के कहर से बचने के लिए गांव के लोग अपने ही बनाए घरों को तोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में जा रहे हैं।
अगर घर नहीं तोड़ेंगे तो 1 महीने बाद यही घर नदी में समा जाएगा और घर के साथ इसमें मौजूद हर चीज खत्म हो जाएगी। नदी का हालात जो है, पिछले साल बाढ़ आया, बाढ़ में यहाँ पे स्कूल था 3 रूम का, वो स्कूल ढह करके गिर गया। ये पूरा 100-150 घर था स्कूल का पीछे आगे में, वो घर भी गिर गया। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई नाव नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम लोग जैसे जहाँ मर्जी वहाँ तिरपाल डाल करके, जुग्गी डाल करके रह रहे हैं। हम लोगों को कोई सुविधा कुछ नहीं मिलता है यहाँ पर, एगो प्लास्टिक तक नहीं मिलता है। यहाँ का ऐसा स्थिति है, कोई लाभ नहीं मिलता है हम लोगों को। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करता है। सोनापुर से लेकर जो बंगाल और बिहार का जो बॉर्डर है किशनगंज डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से लेकर फॉरबिसगंज तक लगभग 100 किलोमीटर की चौड़ाई में जितनी नदियाँ बहती हैं, चाहे मानंदा हो, पनार हो, कनकई हो, ढोक हो, मेची हो, ये सारी नदियाँ आकर के अमोर बैसा में सिर्फ 10 से 15 किलोमीटर में समाहित हो जाती हैं। और जिसके नदियों में जो कटाव है वहाँ पर पिछले 2016-17 से लेकर इस वक्त तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, नदियों के किनारे कटे हैं। यही मामला बहादुरगंज विधानसभा का भी है, ये मामला कोचाधामन विधानसभा का भी, किशनगंज और जोकी का भी यही हाल है। दरअसल नेपाल और बंगाल से होकर सोनापुर से फारबिसगंज तक बहने वाली सभी नदियां आकर अमौर और बायसी में मिलती हैं। इस कारण यहां सबसे अधिक कटाव होता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी पिछले कई सालों से गांव की तरफ बढ़ती आ रही है। ऐसे में हर साल लोगों को थोड़ा पीछे की तरफ खिसकना पड़ता है। स्थानीय भाषा में इसे नदी का पीछा करना कहा जाता है, यानी नदी हर साल गांव की तरफ बढ़ती है और गांव वालों को पीछे की तरफ खिसकना पड़ता है। लेकिन जब पीछे हटने की जगह नहीं बचती तो लोगों को मजबूरी में अपना घर-बार तोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि कटाव की यह घटना पिछले कई सालों से हो रही है और सदन में कई बार मामला उठाए जाने के बावजूद सरकार स्थानीय लोगों की परेशानियों पर ध्यान नहीं देती। ये जो कटे हैं 2000 सिर्फ उस क्षेत्र में, उन विस्थापितों को जो सरकारी नियमावली है, आपदा नियमावली जो बिहार सरकार की है और सेंटर की है, वो ये है कि घर कटने पर इतनी राशि मिलेगी, मवेशी के मरने पर इतनी राशि मिलेगी, डूबकर मिलने वालों को इतनी राशि मिलेगी, कोई राशि अब तक नहीं मिल पाई। खेद का विषय ये तो ये है कि जो लोग विस्थापित हुए उन लोगों को, वो लोग जहाँ पर बसे उनको पीने का साफ पानी तक नहीं दिया गया। उनके नाम पर हजारों करोड़ों रुपये ठगी का काम किया गया है और इस वक्त तकरीबन 70 जगहों पर कटाव है चिन्हित, पिछले साल हुए हैं। उसको हम लोगों ने सदन में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पेश किया, सदन में बात रखी, कंसर्निंग मिनिस्टर से और कमिश्नर से जाकर के बात की है। अभी जाकर के मैंने आपदा सचिव से भी और फ्लड के जो सचिव हैं उससे भी जाकर के हमने मामला दिया है। इंजीनियर और चीफ इंजीनियर तक हम लोगों ने सब लोगों तक बात पहुंचाई है, लेकिन ढाक के वही 3 पात। विधायक अख्तरुल ईमान का कहना है कि सरकार के अलावा स्थानीय अधिकारी भी लोगों की परेशानियों से अनजान बने हुए हैं। ऐसे में लोगों के लिए खुद अपनी सुरक्षा करने के सिवा और कोई चारा नहीं, क्योंकि बरसात तो अभी शुरू हुई है और प्रलय कभी भी आ सकती है। अपने ही बनाए आशियाने को तोड़कर लोग सुरक्षित स्थलों के लिए पलायन कर रहे हैं। ये एक छोटे से शेड में बैठ के खाना बना रहे हैं, लेकिन आज तक प्रशासन के द्वारा या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इन लोगों की कोई खोज खबर नहीं ली गई। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, नगरा टोला, पूर्णिया। तो समय के साथ गंडक का जलस्तर तो कम रहा, लेकिन जैसे जैसे गांवों से पानी उतर रहा है तबाही के निशान साफ नजर आ रहे हैं। कहीं घर बाढ़ में समा गया तो कहीं गंडक नदी सड़क को ही लील गई। गंडक की गाद हर तरफ पसरी हुई है। सड़क से लेकर मंदिर और मंदिर से लेकर घर, सब कुछ मानो मिट्टी और रेत के मलबे में तब्दील हो गया है। बाढ़ आई, अपने साथ बर्बादी लेकर आई। कहीं गाड़ी पानी में डूबी तो कहीं घर पानी में समा गए। गोपालगंज में गंडक की धार में गांव के गांव बह गए। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि लोगों को मचान बनाकर जान बचानी पड़ी। घर में न खाने को अनाज बच सका, न पानी। अब जब गंडक का पानी धीरे धीरे उतर रहा है तो अपने साथ लाई तबाही के निशान पीछे छोड़ रहा है। बाढ़ आई, अपने पीछे त्रासदी लाई। अभी हम सदर प्रखंड के जगही टोला में हैं और आप देखेंगे यहाँ पर कि अभी बाढ़ का पानी जब कम हुआ है
तो गंडक की जो पानी की वजह से यहाँ पर देखिए गाद जो है किस कदर गांव में हर तरफ फैल गया है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं वो घर देखिए जहाँ कभी यहाँ पर खुशहाली हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ की झोपड़ियाँ और यहाँ के गिरे हुए झोपड़ियों का जो छत है वो दिखाता है कि यहाँ पर गंडक का कहर कितना लोगों को झेलना पड़ा होगा। गंडक के तेज बहाव की वजह से सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर जो मवेशियों को खूट लगाया गया था, यहाँ मवेशी बांधा जाता था, वो कुछ भी यहाँ पर नहीं है। कुल यहाँ पर गंडक का जो मिट्टी है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गंडक का जल स्तर तो कम हो गया, लेकिन बाढ़ का कहर अब सामने आ रहा है। गंडक की मिट्टी और बालू ने सब कुछ तबाह कर डाला है। गोपालगंज सदर प्रखंड के जंगली टोला के वार्ड नंबर 4 की स्थिति देखिए। झोपड़ी, घर, मंदिर सब कुछ जैसे गंडक की गाद के मिट्टी बालू से भर गया है। हर जगह बस मिट्टी ही मिट्टी है। यहाँ बने घर अब पानी में समा चुके हैं। इस जगह लोगों के रहने का ठिकाना हुआ करता था, लेकिन अब बस झोपड़ियों के निशान बचे हैं। जानवर बांधने की जगह अब बस मिट्टी ही मिट्टी है। गंडक की गाद ने सब कुछ जमींदोज कर डाला है। पेड़ के आसपास देखिए, यहाँ लगभग 3 फीट गाद जमा है। इससे आप गंडक के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। पीपल के इस पेड़ के नीचे विधायक मद से चबूतरा का निर्माण कराया गया था, जहाँ गांव के लोग फुर्सत में बैठते थे। यहाँ दर्जनों झोपड़ियां भी थी, लेकिन अब बस इसके निशान बचे हैं। गंडक की आफत में आसपास के 6 प्रखंडों के 42 से ज्यादा गांव बाढ़ की तबाही झेल रहे थे, जिनमें लगभग 16,000 की आबादी प्रभावित हुई है। सदर प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की सड़कों पर कीचड़ है। इन सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। अब गांव के मंदिर का हाल देखिए। ग्रामीणों ने चंदा और श्रमदान से मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन मंदिर की सीढ़ियों पर गंडक की करीब 4 फीट गाद जमा है। ये मंदिर भी इसका जो है कई भाग उसका जमीन में धंस गया है और मिट्टी जो है मंदिर के ऊपर तक आ गई है। यहाँ पर जो गंडक का जो पानी है फिर कई दिनों से यहाँ पर था, जिसकी वजह से सदर प्रखंड का यह इलाका है जंगली टोला वार्ड नंबर 4 है, जहाँ पर कि अब थोड़ी सी लोगों को राहत मिली है और गंडक का जलस्तर कम हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि कितना गंडक का यहाँ पर असर रहा होगा। और जो झोपड़ियाँ हैं वो झोपड़ियाँ जो है अब पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई हैं और गंडक का जो मिट्टी है और जो गाद है वो सड़कों पर अब दिख रहा है। तो गोपालगंज में गंडक का कहर का ये नामो निशान ही अब बाकी रह गया है और घरों के जो खुशहाली है वो खत्म हो गई है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से शुरू हुई बारिश ने बगहा में निचले इलाकों में रह रहे लोगों की नींद हराम कर दी है। पिछले कुछ दिनों में कम हुए जलस्तर से जो राहत मिली थी वो बारिश के कारण एक बार फिर से बढ़ गई। तटबंधों पर दबाव बढ़ना शुरू हो गया। डर और खौफ के मारे जो गांव वाले हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर और नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से बारिश शुरू हो गई है। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद बगहा में गंडक नदी के निचले इलाके में रह रहे लोगों की नींद उड़ गई है। गंडक नदी का रौद्र रूप कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों में जल स्तर तो कम हुआ है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। तटबंधों पर बसे गांवों को अपनी आगोश में लेने के लिए गंडक आमादा है। गंडक नदी की तेज धारा के कारण किनारों पर लगातार कटाव हो रहा है। तटबंधों पर बना 4 मीटर चौड़ा बोल्डर पिचिंग नदी की धारा के कारण कट रहा है। ग्रामीण खौफ के साये में जी रहे हैं। परेशानी ये है कि यहाँ पे कटाव काफ़ी जोरों से हो रहा है और हालांकि कुछ अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे उनकी देखरेख में ये काम हो रहा है। तो देखिए अभी कटाव फिलहाल नहीं हो रहा है, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए यहाँ पे वो सब अपनी निगरानी बनाए हुए हैं। यह हाल बगहा शहर के अग्रवाल वाटिका के पास का है। गंडक के किनारे गांव को बचाने के लिए बने बोल्डर के बांध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। अधिकारियों का दावा है कि घबराने की कोई बात नहीं। आगे में 1-1.5 मीटर लॉन्च किया है, 3-3.5 मीटर की लंबाई में, ठीक है ना। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, उसको हम लोग पैक कर लेंगे। पहले फ्लड एक्सपर्ट आ जाए और चीफ साहब आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं।
बोल्डर पिचिंग है और यहाँ पर पानी का दबाव है। 9 मीटर है और पानी का भी दबाव है, यहाँ पे करंट बहुत है, तो हम लोग अलर्ट मोड में यहाँ पे रहेंगे। पिछले हफ्ते गंडक ने बगहा में जो तबाही मचाई थी वो अब तक लोगों के जहन में ताजा है। डर और खौफ के मारे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लोगों को जो राहत मिली थी, नेपाल के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश ने उसे छीन लिया है। वाल्मीकि नगर के साथ ही नेपाल के तराई क्षेत्रों में फिर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। देखिए, आप सामने देख सकते हैं, ये नेपाल का पहाड़ी इलाका है और लगातार जो सूचनाएं आ रही है, जो सामने से लगातार वाल्मीकि नगर और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और यह बारिश गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ाने के लिए काफ़ी है। और हाल के दिनों में बात करें तो अभी आज का अपडेट है कि धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में मामूली सी वृद्धि शुरू हो गई है। अगर बारिश लगातार ऐसे ही अगर होते रहा और फिर लगातार बारिश हुई तो गंडक नदी के जलस्तर में फिर से एक बार वृद्धि की आशंका व्यक्त की जा रही है। तो यह बारिश आने वाले दिनों में उत्तर बिहार के लिए फिर से मुसीबत साबित हो सकती है। बारिश के कारण वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में सुबह 77,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा था, वो बढ़कर दोपहर 2 बजे 1,02,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। उम्मीद की जा रही है कि बारिश जल्द थमेगी ताकि लोगों को राहत मिल सके। बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। बारिश के कारण गंगा की धारा इतनी तूफानी हो गई कि गांव से लेकर सड़क तक नामो निशान मिटाने पर तुली हुई है। नदी की तेज धारा के कारण देखते ही देखते कंक्रीट की सड़क गंगा में समा गई और दक्षिणी तट पर बसे गांवों पर कटाव का खतरा बढ़ गया है। देखते ही देखते कंक्रीट की ठोस सड़क गंगा नदी की धारा में विलीन हो गई। ये देखिए, पहले नींव से टूटकर छोटा सा टुकड़ा पानी में गिरा, फिर नींव का बड़ा हिस्सा गंगा में समाया और उसके बाद तो सड़क का विशालकाय हिस्सा भर भरा कर पानी में गायब हो गया। तो वहां मौजूद ग्रामीण ये नजारा देखकर चिल्ला पड़े। यहाँ पे कटाव का बहुत एक्सेस जा रहा है। अब किस रास्ते से जाएगा ये गांव वाले को पता नहीं है। अगर दूसरा रास्ते में है कोई जाने का, इधर से जो कटा जमीन पर ले तो है हम से खेलो खेलो कमेलो से आहे कटी का फिर हमरा से नजर में हमरा से रहे सर। सबौर प्रखंड के बाबूपुर से निकली ये सड़क संत नगर से गुजरते हुए दर्जनों पंचायतों को सीधे नेशनल हाईवे नंबर 80 से जोड़ती है। रोजाना हजारों ग्रामीण इस सड़क से होकर भागलपुर आते जाते हैं, लेकिन गंगा नदी ने इस सड़क की ऐसी हालत कर दी कि नीचे की नींव ही खिसक गई और पूरी की पूरी सड़क का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। क्योंकि हम लोग रहे आज 3 साल से कोई भी एमपी विधायक एमपी आता है उनको भी कहते हैं हम लोग, लेकिन हाँ हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ है। पंचायत के लिए कटाव जारी है। गंगा नदी में हाल के दिनों में ऐसा उफान आया कि सड़क का 200 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। गंगा नदी की तूफानी धारा हर दिन सड़क के नीचे की नींव काट रही है। रोजाना कंक्रीट की ये सड़क टुकड़े टुकड़े होकर अथाह पानी में समाती जा रही है और गांव वाले अपनी आंखों के सामने तबाही का ये मंजर देखते रह जाते हैं। गंगा नदी की उफनती धारा ने सबौर के गांव-गांव को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क की ऐसी हालत कर दी कि अब बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। और नालंदा में बाढ़ के पानी से उफनती जुरायन नदी तबाही मचा रही है। नदी ने बरहोग गांव को पानी पानी कर दिया। गांव वाले घर गृहस्थी का बचा कुचा से जो सामान था उसे समेटकर सुरक्षित ठिकाने की ओर
निकल रहे हैं। बाढ़ के पानी से उफनाई जिरायन नदी की धारा ने बरहोक गांव को पानी पानी करके रख दिया है। क्या गली, क्या मोहल्ला, तबाही की बाढ़ ने घर आंगन का भी नामो निशान मिटा कर रख दिया है। राम बालक राम का घरौंदा भी पानी में तहस नहस हो गया। मिट्टी की दीवार ढह गई, एस्बेस्टस की छत धराशायी हो गई, तो पानी में डूबे घर गृहस्थी के एक एक सामान पीठ पर लाद कर ऊंचे ठिकानों की ओर ले जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। खाड़ होने से बह गया घर द्वार से। तो कैसे हुआ है? खाड़ होने से घर धस गया। कितना लोग रहते थे इसमें? 10 परिवार। अच्छा सर, नदी का पानी ज़्यादा आने से, खूब बारिश होने से हमारा घर डूब गया है और सारे परिवार है दूध केनर में रहते हैं और बाकी सब परिवार जिधर तिधर भिजा दिए हैं औरत बानी को। मॉनसून के मौसम में जब बाढ़ के पानी से जिरायन नदी लबालब हो जाती है तो आसपास के गांव में ऐसी तबाही मचाती है कि दर्जनों गांव और सैकड़ों घर तहस नहस हो जाते हैं। इस साल भी जिरायन नदी में ऐसा उफान आया कि बिंद प्रखंड के गांव-गांव पानी में डूब गए। हजारों ग्रामीणों के सिर से छत गायब हो गई। मजबूरन बाढ़ पीड़ितों को पानी में बचा खुचा सामान समेटकर सुरक्षित ठिकाने में शरण लेनी पड़ रही है। दिक्कत तो है सर कि घर हर समय बनाते हैं तो डूब जाता है, वर्षा पड़ता हर समय गिर जाता है। तो हर बार गिरता है तो एक बार पक्का मकान नहीं मिलता है? नहीं, पक्का मकान नहीं मिलता है। हर साल तबाही की बाढ़ से जूझना, लड़ना और सब कुछ गंवाना नालंदा के ग्रामीणों की यही नियति बन गई है। पानी कम होता है तो फिर से तिनका जोड़कर घरौंदा बनाते हैं, लेकिन जब फिर से बाढ़ का पानी तबाही मचाता है तो उनका आशियाना फिर से पानी पानी हो जाता है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। एलोवेरा में एलोवेरा केसर चंदन जेल का 66.9 crore viewers, India's largest news network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मारने की साजिश किसने दी? इमरान के करीबी बाजवा की सुपारी। इमरान खान के सबसे भरोसेमंद हैं कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं कमर जावेद बाजवा। इमरान ने बाजवा के लिए सारे कायदे कानून तोड़ दिए। उन्हें सेना प्रमुख बनाने के लिए सीनियर जनरलों से दुश्मनी मोल ले ली, तो बाजवा भी हर कदम पर इमरान के भरोसे को सही साबित करते रहे। लेकिन अब इमरान और बाजवा की जोड़ी को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। खबर आ रही है कि कोई पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा का कत्ल करना चाहता है।
पीओके के एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्ज़ा ने अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि बाजवा पर हमला हो सकता है। दरअसल रेडियो हिमालय पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक खुफिया नेटवर्क है जो कि वहाँ की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। उसी ने यह खुलासा किया था कि बाजवा पर हमला हो सकता है, उनको मारने की साजिश रची जा रही है। लेकिन इससे पहले ऐसा करने वाले सेना के उन अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये है पीओके की आजाद आवाज माने जाने वाले अमजद अयूब मिर्जा। मिर्जा के मुताबिक सेना के कुछ अधिकारियों ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को ठिकाने लगाने का प्लान तैयार किया था। इसके लिए बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके मुताबिक जब जनरल बाजवा पीओके के उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए हैं, तभी उनकी हत्या की जाएगी। प्लान के मुताबिक एसएसजी के कमांडो बाजवा को घेरेंगे और उन्हें गोलियों से भून देंगे। बाजवा को मारने की साजिश जबरदस्ती रिटायर करवाए गए फौजी और उनके दोस्तों ने रची थी। ये लोग बाजवा से नाराज हैं क्योंकि सेना से 1700 फौजियों को हटा दिया गया है। यही नहीं, उनकी पेंशन भी रद्द कर दी गई है और उन्हें दी गई जमीन भी वापस ले ली गई। एक प्लान बनाया गया था जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान आर्मी चीफ को कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। और ये उस वक्त होना था जब जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर में तैनात 10 कोर जो है फौज की, उसके उन इलाकों की विजिट पे पहुंचना था जिन इलाकों में भारत पर हमला करने के लिए खुफिया हथियार रखे गए। लिहाजा ये तय किया गया था कि उस वक्त एसएसजी के कमांडोज के अंदर जो इस साजिश का हिस्सा थे, जो इस प्लान का हिस्सा थे, वो जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमलावर होंगे और उसको वहां गोलियों से छन्नी कर देंगे। अमजद अयूब मिर्जा की माने तो प्लान फुल प्रूफ था, लेकिन बाजवा के करीबियों को इसकी भनक लग गई और फिर बाजवा की हत्या की साजिश में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें 14 सैन्य अधिकारी शामिल हैं। इन 14 अधिकारियों में 4 मेजर हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक मिलिट्री इंटेलिजेंस से है और 2 के रिश्ते आईएसआई से हैं। वहीं 3 लेफ्टिनेंट कर्नल हैं। इनमें से 1 का ताल्लुक सेंट्रल कमांडर, 1 का इंजीनियर कोर और 1 का संबंध 17 डिवीजन से है। इसके अलावा 2 ब्रिगेडियर भी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही 4 मेजर जनरल भी हिरासत में लिए गए हैं। पाकिस्तानी फौज के 14 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी फौज की एसएसजी यानी सर्विसेज स्पेशल कमांडो ग्रुप जो है एसएसजी, उसके 22 जवान और आम रेगुलर सिपाही जो है फौजी, उनके 30 जवानों को परसों रात गिरफ्तार किया गया है। अफसर जो ओरल हाइजीन में देश का नंबर 1 2